नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक हिंदू पर्व है होलिका। होलिका के पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपन ने कल की क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, एक बार उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? कल की क्लास में अपन ने शुरुआत की थी व्यंजन संधि की, और व्यंजन संधि के अपन ने 3 शर्तों को देखा पहले, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि के क्या है नियम, और उनके किस प्रकार से अपन संधि और संधि विच्छेद करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले 3 शर्तों को देखा था कि वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, उनके बारे में अपन ने बात की। वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्गीय व्यंजन जो ये आपको दिए गए हैं, ये होते हैं वर्गीय व्यंजन, और ये होते हैं आपके अवर्गीय व्यंजन। फिर अपन ने देखा अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। ये आपको 3 शर्तें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन संधि के नियम याद करते हैं तब अपन को ये सहायता करते हैं उन नियमों को और आसान बनाने में। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो आपके अल्प प्राण होते हैं पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ये क्या होता है? ये अल्प प्राण होते हैं। इनके अलावा ये आपके य, र, ल और व, ये क्या है? ये अल्प प्राण है। और इनके अलावा आपको जो शेष दिख रहे हैं, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, और इनके अलावा ये ये क्या है? ये माँ प्राण है। और इसके बाद में अपन ने बात की थी कि सगोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं अघोष की, किसकी बात करूं? अघोष की बात करूं मैं, तो अघोष कौन कौन से होते हैं? अघोष आपका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और इनके अलावा ये तीनों स, ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं अघोष। ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं अघोष। और बाकी जो भी शेष व्यंजन रह जाते हैं, कौन कौन सी? तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, और इनके अलावा य, र, ल, व और ह, ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं सगोश। और सगोश में कौन आते हैं? और इन व्यंजन के अलावा जो भी शेष स्वर रह जाते हैं, जो भी स्वर हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सगोश। जैसा कि अपन ने कल याद किया था कि स से स्वर, स से सगोश, तो स्वर क्या होंगे? तो स्वर आपके हो जाएंगे सगोश। फिर अपन ने देखा कि व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा होती है कि स्वर का व्यंजन के साथ मेल, या व्यंजन का स्वर के साथ मेल, और या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। फिर अपन ने एक एक करके व्यंजन संधि के नियम देखे। एक बार उन सभी नियमों को एक बार वापस से देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या था? पहला नियम अपना था कि पहले के बाद में क्या आए? सगोश आए। ये पहला वर्ग आए और उसके बाद में क्या आए? सगोश आए। तो ये पहला किस में बदल जाता है? ये पहला बदल जाता है तीसरे में। और सगोश में भी अपन ने दो स्थितियों को छोड़ा था, एक ह को छोड़ा और एक अपन ने पांचवें वर्ग को छोड़ा। तो दूसरा नियम अपना ये बना, दूसरा नियम क्या बना कि दूसरा नियम ये बना कि अपन ने ह को छोड़ा और पांचवें वर्ग को छोड़ा। तो एक बार इस पांच ह के साथ में और एक बार इस पांचवें वर्ग के साथ में देख लेते हैं कि नियम किस प्रकार से बनता है। तो अपना नियम क्या बना कि पहले के बाद में क्या मिले? ह मिले, तो पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। पहला तो तीसरे में चला जाएगा, और ये जो ह है ये किस में बदल जाएगा? ये इस तीसरे के माँ प्राण में बदल जाएगा। दूसरा नियम ये देखा। फिर तीसरा नियम अपना क्या था? तीसरा नियम अपना था कि पहले के बाद में इस पांचवे को छोड़ा था, तो पहले के बाद में यदि क्या मिले? पहले के बाद में यदि आपको पांचवा मिलता है, तो ये पहला किस में चला जाएगा? ये पहला चला जाएगा पांचवे में। ये पहला किस में चला जाएगा? ये पहला चला जाएगा पांचवे में। इस प्रकार से अपन ने इनके संधि करके देखी, और बढ़ते हैं आगे। फिर तीसरा नियम ये रहा आपके सामने, और इसके रहे ये उदाहरण। फिर चौथा नियम अपन ने क्या देखा?
चौथा नियम अपन ने देखा कि तीसरे के बाद में आपको क्या मिले, कि तीसरे के बाद में यदि आपको अघोष मिलता है, क्या मिलता है? अघोष मिलता है, तो ये तीसरा किस में चला जाएगा? ये तीसरा चला जाएगा पहले में। और इस अघोष में भी अपन ने एक स्थिति छोड़ी थी कि यदि तीसरे के बाद में आपको क्या मिल जाए? स्थ मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि स्थ के साथ में किस प्रकार से नियम बनता है। मैं लिखता हूं कि पहले तीसरे के बाद में क्या मिले? तीसरे के बाद में आपको स्थ मिले। तीसरे के बाद में क्या मिले? तीसरे के बाद में यदि स्थ मिलता है, तो ये तीसरा किस में चला जाएगा? ये तीसरा चला जाएगा पहले में, और इस स्थ में से इस स का क्या हो जाता है? इस स का लोप हो जाता है। इस स्थ में से स का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फिर अपन ने देखा अगला नियम। अगला नियम अपना क्या था? अगला नियम ये था कि स्वर के बाद में क्या आए? स्वर के बाद में छ आए। स्वर के बाद में क्या आए? स्वर के बाद में छ आए, और छ से पहले किसका आगमन हो जाएगा? स्वर से पहले च का आगमन हो जाता है। ये अपन ने अगला नियम पढ़ा था। क्या नियम है? कि स्वर मिले, क्या मिले? स्वर मिले, और स्वर के बाद में क्या मिले? स्वर के बाद में आपको छ मिलता है। स्वर के बाद में यदि आपको छ मिलता है, तो क्या होगा? विकार किसमें होगा? तो विकार हो जाएगा इस छ से पहले। इस छ से पहले च का आगमन हो जाएगा, और यदि मैं इन दोनों को साथ में लिख लेता हूं, तो क्या बनेगा? च और छ बन जाएगा। च और छ बन जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस छ से पहले किसका आगमन हो जाएगा? इस च का आगमन हो जाएगा। इस च का आगमन हो जाता है। और जो स्वर है और जो छ है, ये यथावत रहेंगे। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन होगा तो कहाँ होगा? ये इस च का आगमन आ जाने से एक नया परिवर्तन होता है, विकार होता है। किस प्रकार से विकार होता है, वो अपन ने इन उदाहरणों के तौर पर समझा था। एक उदाहरण को समझते हुए चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले नियम पर। जैसे कि आपके सामने अपन ने इन दोनों उदाहरणों की बात कर ली थी कल की क्लास में। आज बात करते हैं, मैंने आपके सामने शब्द लिखा मातृधन छाया। क्या लिखा? मातृधन छाया। अब अपन देखते हैं कि इस ता के अंदर किसकी मात्रा है? ता के अंदर री की मात्रा है। ता के अंदर किसकी मात्रा है? ता के अंदर री की मात्रा है। ये लो जी, मैंने री की मात्रा को बाहर निकाल दिया। और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको दे रखा है छ हलंत के साथ में। और छ में किसकी मात्रा है? छ के अंदर मात्रा है आ की। और जो शेष रह जाता है उसको यथावत रख दो। तो मैंने यहाँ पे बच रहा है उसको मैंने भी यहाँ पे यथावत रख दिया। अब इस ता में से री की मात्रा निकाल दी, तो ता हलंत के साथ में आ जाएगा। ये जो मैंने क्या ये क्या क्या मैंने इन शब्द का टुकड़े किया है। इन जो आपको संधि विच्छेद करके दिया हुआ है, इनका मैंने इन टुकड़े किए हैं। अब अपना नियम क्या कहता है? नियम बस ये कहता है कि स्वर के बाद में क्या आए? स्वर के बाद में यदि छ आता है, तो किसका आगमन हो जाएगा? तो च का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा? तो च का आगमन हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में, इस री और छ के बीच में किसका आगमन करवाना है? इस च का आगमन करवाना है। इन दोनों के बीच में किसका आगमन करवाना है? च का आगमन करवाना है। और बाकी जो जहां दिया गया है उसको वहां वापस से बैठा दो, आपका संधि हो जाएगा। तो मैंने वापस से बैठा रहा हूं माँ, माँ के ता हलंत के साथ में। और ये जो री है, ये री को मैंने वैसा का वैसा रख दिया। और आगे जो छ है, इसको भी मैंने वैसा का वैसा रख दिया। और आगे आपको मिल रहा है आ और या। आगे आपको क्या मिल रहा है? आ और या। अब इस री की मात्रा वापिस से इस त में जोड़ देंगे, और इस आ की मात्रा वापिस से इस छ में जोड़ देंगे। तो आपका जो नया शब्द बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, मातृ। इस च के बाद में छ के साथ में आ की मात्रा, और ये आपका नया शब्द क्या बना? मातृछाया। शब्द क्या बना? मातृछ छाया। इस प्रकार से अपन ने देखे थे कि स्वर के बाद में क्या मिले? छ मिले, तो किसका आगमन हो जाता है? तो च का आगमन हो जाता है। कल अपन ने यहां तक पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। आगे आपके सामने कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों में से एक उदाहरण की और बात कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ेंगे अगले नियम पर। तो जब इन उदाहरणों को देखता हूं, तो मैं इनकी संधि किस प्रकार से करूंगा, तो बस मेरे को नियम
याद होना चाहिए। नियम क्या है? नियम बस इतना सा है कि स्वर के बाद में क्या आए? छ आए। स्वर के बाद में क्या आए? छ आए तो किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। बहुत ही आसान नियम, बहुत ही आसान नियम है। आइए बढ़ते हैं इनके उदाहरणों की तरफ। अगला उदाहरण आपके सामने मैं लिखता हूँ, अनुधन छेद। क्या लिखा मैंने? अनुधन छेद, मैंने आपका अगला उदाहरण लिखा। अब इस न में किसकी मात्रा मिलती है? इस न में उ की मात्रा मिलती है। न में किसकी मात्रा? इस न में उ की मात्रा, और आगे आपको क्या मिल रहा है? छ मिल रहा है। और छ में किसकी मात्रा? छ में ए की मात्रा है। छ में किसकी मात्रा है? छ के अंदर ए की मात्रा, और आगे आपको दिया गया है द। तो यहाँ पे जो शेष बच जाता है उसको भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अ और न हलंत के साथ में, क्योंकि न में से उ की मात्रा मैंने बाहर निकाल दी। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि स्वर के बाद में क्या मिले? स्वर के बाद में यदि छ मिलता है तो किसका आगमन हो जाएगा? तो च का आगमन हो जाएगा। और च का आगमन कहाँ पे होगा? इस छ से तुरंत पहले। तो च का आगमन कहाँ होगा? इस छ से तुरंत पहले इस च का आगमन करवाना है, और बाकी जो भी रह जाता है उसको यथावत जहाँ है वहाँ का वहाँ बैठा दो। तो मैं वहाँ का वहाँ बैठा देता हूँ, और च से पहले किसको बैठाना है? इस उ को बैठाना है, और च के बाद में किसको बैठाना है? इस छ को बैठाना है। लो जी, मैंने इसको बैठा दिया। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको यथावत रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यथावत रख दिया, और यहाँ पे भी मैं जो बच रहा है उसको यथावत वैसा का वैसा रख दूंगा। ये अपन ने क्या कर दी? यहाँ पे अपन ने इन दोनों के बीच में विकार उत्पन्न करवा दिया। विकार उत्पन्न होना यानी कि संधि हो गई। अब इस उ की मात्रा इस न में जुड़ जाएगी, और इस ए की मात्रा इस छ में जुड़ जाएगी। तो आपका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा न के में उ की मात्रा जुड़ गई, फिर च का आगमन हो गया, छ के साथ में ए की मात्रा, और आपका शब्द बना अनुच्छेद। शब्द क्या बना? अनुच्छेद। तो आपसे यदि पूछे कि अनुच्छेद का संधि विग्रह क्या होगा, तो अनुच्छेद का संधि विग्रह हो जाएगा अनुधन छेद। नियम कौन सा है कि स्वर के बाद में आपको क्या मिले? स्वर के बाद में यदि आपको छ मिलता है, क्या मिलता है? छ मिलता है, तो किसका आगमन हो जाएगा? तो आगमन हो जाएगा च का। और उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। इन सभी उदाहरणों की आपको क्या करनी है? अभ्यास आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बोला था कि आपको इन सभी शब्दों का क्या करना है? इन सभी शब्दों को आपको अभ्यास करना है। सभी शब्दों को देख लेते हैं, क्योंकि ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसीलिए सभी शब्दों को लेते हुए चलेंगे अपन। शब्द शुद्धि के अंदर आपको इसी प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो संधि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे, संधि के साथ में अपन 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन-कौन से? जैसे कि मैंने इसके बारे में पहले से बात कर रखी है कि अपन 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन-कौन से? तो वो है, एक तो अपन पढ़ रहे हैं शब्द शुद्धि, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं शब्द युग्म, और पढ़ रहे हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है? तो जो आपका मुख्य जो टॉपिक है संधि के साथ में, वो आता है शब्द शुद्धि का। अगर आपसे अनुच्छेद लिखने को बोलेगा कि अनुच्छेद को आप शुद्ध रूप से किस प्रकार से लिखेंगे, तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि अनुच्छेद में मुझे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता हूँ, या फिर मैं इस अणु को बड़ा कर सकता हूँ, इस अणु के अंदर ऊ की मात्रा बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तब आपको दिमाग में आएगा कि अणु हमेशा छोटा लिखा जाएगा। कारण कारण ये है कि अणु क्या होता है? एक उपसर्ग होता है, और उपसर्ग हमेशा छोटी मात्रा के साथ में आता है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि उपसर्ग से संबंधित जो भी शब्द लिखे जाएँगे, जो भी शब्द लिखे जाएँगे, अगर सु लिख रहा हूँ तो मात्रा छोटी आएगी, अगर वी लिख रहा हूँ तो मात्रा छोटी आएगी, और यदि प्रति लिख रहा हूँ तो मात्रा छोटी आएगी, और यदि मैं परि लिख रहा हूँ तो भी मात्रा कैसी आएगी? छोटी आएगी। तो इस प्रकार के जो भी शब्द आपको उपसर्ग से संबंधित मिलते हैं, उनकी मात्रा हमेशा कैसी करनी है? उनकी मात्रा हमेशा आपको छोटी करनी है। और उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण आपके सामने लिख के आ रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। आपके सामने लिखा है स्वधन छंद। क्या लिखा है? स्वधन छंद।
अब इस वाक्य के अंदर किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। वाक्य के अंदर मात्रा किसकी? अ की मात्रा और आगे आपको क्या दिया हुआ है? आगे आपको दिया हुआ है छ। आगे क्या दे रखा है? छ आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर के बाद में आपको क्या मिल रहा है? छ मिल रहा है। स्वर के बाद में क्या मिल रहा है? छ मिल रहा है। तो किसका आगमन करवा देंगे? तो आगमन करवा देंगे अपन च का। आगमन करवा देंगे च का और च का आगमन कहाँ पे करवाएँगे? इस छ से तुरंत पहले। तुरंत पहले तो शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द शब्द बन जाएगा आपका स्वछंद। शब्द क्या बन गया? स्वछंद। तो च का आगमन कहाँ पे हुआ? च का आगमन यहाँ पे हो गया आपके छ से पहले। तो एक शब्द ये है, एक शब्द आपका ये है। इन दोनों के बीच में अपन ने इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। ना तो मैंने छ के स्थान पर च लिखा या छ के स्थान पर कुछ और लिखा। ना ही इस स्व के स्थान पर मैंने कुछ और लिखा। तो संधि का नियम कहता है कि विकार उत्पन्न होना चाहिए। तो विकार उत्पन्न कहाँ पे हुआ? इस च का आगमन होकर अपन ने वैसा का वैसा शब्द ना लेकर इसके बीच में च का आगमन करवा दें, यानी कि च का आगमन हुआ, यानी कि व्यंजन का आगमन हुआ। यानी कि विकार किसमें हुआ? व्यंजन में विकार हुआ, तो संधि कौन-सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। अगला नियम देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, छत्रधन छाया। क्या लिखा आ रहा है? छत्रधन छाया। ये जो त्र लिखा है, इसके अंदर क्या है? कि अगर इस त्र के मैं टुकड़े करता हूँ, अपन त्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है संयुक्त, संयुक्ताक्षर। ये शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ। क्या लिखा मैंने? संयुक्ताक्षर। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका संयुक्त धन अक्षर। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? संयुक्त धन अक्षर। और आपको ये बताना है कि इस शब्द के अंदर कौन-सी संधि है। अपन ने पढ़ रखी है, अपन ने ये पढ़ रखी है। तो संयुक्ताक्षर का अर्थ क्या होता है? संयुक्त अक्षर। तो त्र क्या है? संयुक्ताक्षर है, यानी कि 2 या 3 शब्दों का मेल है। तो त्र को अगर मैं इसके टुकड़े करता हूँ, तो एक तो मेरे को मिलेगा त, त के साथ में र और र के साथ में क्या मिलेगा? अ। यदि त्र इस प्रकार से लिखा जाता है तो इस के अंदर अपन को स्वर कौन-सा मिल रहा है? अ मिल रहा है। तो इस त्र के अंदर स्वर कौन-सा है? अस्वर है। स्वर कौन-सा हो गया? अस्वर हो गया। और इसके बाद में आपको क्या मिल रहा है? छ मिल रहा है। तो नियमानुसार क्या होना चाहिए? नियम अनुसार ये होना चाहिए कि स्वर के बाद भी यदि छ मिलता है, तो च का आगमन हो जाएगा। यहाँ पे किसका आगमन हो जाएगा? यहाँ पे च का आगमन हो जाएगा। यहाँ पे किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका शब्द जो बनेगा, वो क्या बनेगा? शब्द आपका बन जाएगा छत्र छाया। ये अपन जब इसका उच्चारण करते हैं छत्र छाया का, तब अपन इस च का उच्चारण बहुत कम करते हैं। अगर इसका शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे, तो अपन इसका च का उच्चारण साथ में करना चाहिए। लेकिन अपन बोलचाल की भाषा में अपन पढ़ते हैं कि छत्र छाया। जैसा अपन बोलते हैं, वैसा ही अपन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मैंने बोला कि छत्र छाया, तो अपन लिखते किस प्रकार से? छत्र छाया। क्योंकि हिंदी के अंदर जैसा बोला जाता है, वैसा लिखा जाता है। अंग्रेजी की तरह यहाँ पे कोई भी वर्ण मौन नहीं रहता। हिंदी के अंदर जो बोला जाएगा, वैसा लिखा जाएगा। तो क्या लिखते हैं? छत्र छाया। लेकिन ये शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है। छत्र छाया नहीं होता, तो शब्द क्या होगा? शब्द होगा छत्र छाया। छत्र छाया। इस च का आपके उच्चारण में थोड़ी-सी ध्वनि आनी चाहिए। तो शुद्ध रूप से किस प्रकार से लिखेंगे? छत्र छाया। अब शब्द शुद्धि का मेरा एक शब्द बहुत अच्छा हो गया। मैं छत्र छाया, यदि मेरे को शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है, तो मैं उसको गलत नहीं करूँगा। ओके? आगे उदाहरण देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है विधन छिन्न। विधन छिन्न। तो इस व के साथ में किसकी मात्रा है? इस व के साथ में ई की मात्रा है और आगे आपको दे रखा है छ। तो नियम क्या कहता है? नियम बस इतना सा कहता है कि स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन। चलिए तो आगमन करवा देते हैं च का। तो च का आगमन किस प्रकार से होगा? तो बस यहाँ पे अपन को च का आगमन करवाना है। इससे आसान तो कोई नियम लग ही नहीं रहा मेरे को।
कि जो शब्द ये दिया गया है उसको वैसा का वैसा रखना है और बीच में सिर्फ च का आगमन करवाना है। आप आगमन इस प्रकार से करवा सकते हैं कि इस धन के स्थान पर मैं च रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो अपन को ऐसा नहीं करना है, हालाँकि तो अपन किस प्रकार से करेंगे कि स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन, ठीक है? तो अब शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा आपका शब्द बन जाएगा विच्छिन्न। शब्द क्या बन जाएगा? विच्छिन्न आपका शब्द बन जाएगा। तो नियम क्या है? नियम बस इतना सा है कि स्वर के बाद में छ मिले तो च का आगमन हो जाता है। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम किस प्रकार से बनेगा? अगला नियम मैंने आपके सामने लिखा, अगला नियम क्या लिखा मैंने? कि त के बाद में छ मिले। त के बाद में क्या मिले? त के बाद में यदि छ मिलता है, तो क्या हो जाएगा? तो इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। कि त मिले और त के बाद में यदि छ मिलता है, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे? छ लिखेंगे। इन दोनों के स्थान पर अपन को छ लिखना है। किस प्रकार से? एक उदाहरण समझते हैं। मैंने उदाहरण लिखा उत धन छेद। क्या लिखा? उत धन छेद मैंने उदाहरण लिखा। ता है, ता हलंत है। ता ता हलंत के साथ है, इसका मतलब ता में किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। और यदि स्वर नहीं है, तो नियम क्या लगेगा? यदि स्वर होता तो च का आगमन करवा देते। च का क्या करवा देते? आगमन करवा देते। लेकिन यहाँ पे ता हलंत के साथ में है, ट हलंत के साथ में है और उसके बाद में अपन को क्या मिल रहा है? उसके बाद में अपन को छ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये रहा आपका छ और छ में एक की मात्रा। तो इन दोनों के स्थान पर आपको क्या लिखना है? इन दोनों के स्थान पर आपको लिखना है छ। इन दोनों के स्थान पर क्या लिखना है? छ। एक प्रकार से देखा जाए तो अपन इस त का क्या कर रहे हैं? इस त का च में परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी आगे छ दिया गया है, इसको बस इसके साथ में लिख रहे हैं। लेकिन आपको नियम थोड़ा ज़्यादा भ्रमित ना करे, इसीलिए मैंने इन बता दिया कि इन दोनों के स्थान पर आपको क्या करना है? इन दोनों के स्थान पर आपको छ करना है। या फिर आप इस प्रकार से भी नियम को याद कर सकते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि त आए, त के बाद में यदि छ आता है, तो इस त के स्थान पर क्या कर देंगे? इस त के स्थान पर च कर देंगे। त के स्थान पर क्या कर देंगे? च कर देंगे। ठीक है? किस प्रकार से? एक उदाहरण समझते हैं। मैंने अभी उदाहरण लिखा था उत धन छेद। क्या लिखा? उत धन छेद मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा। त हलंत के साथ में है, त हलंत के साथ में है और उसके बाद में छ है, छ में एक ही मात्रा है। तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस त के स्थान पर हो जाएगा च। इस च के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा और बाकी जो है उसको वैसा का वैसा आपको रखना है। बाकी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है इस नियम के अनुसार। तो बाकी क्या बच रहा है? बाकी यहाँ पे बच रहा है उ और यहाँ पे जो बच रहा है ये शेष यथावत रहेगा, यानी कि छेद आपको उसी प्रकार से लिखना है। तो आपका शब्द क्या बन रहा है? आपका शब्द बन रहा है उच्छेद। शब्द क्या बना? उच्छेद। ठीक है? तो नियम क्या है? नियम बस इतना सा है, नियम बस इतना सा है कि त के बाद में यदि छ आता है, त के बाद में यदि छ आता है, तो त के स्थान पर क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। या फिर इस प्रकार से कह सकता है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा? छ में परिवर्तन हो जाएगा। अगले उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों की बात करते हैं। अगला नियम है, अगला नियम क्या है कि त के बाद में आपको क्या मिले? स मिले। अपन ने छ के साथ में कितने नियम देखे? तो अच्छा किन-किन का बन रहा है? मैं उनको आपको एक बार वापस से याद दिला देता हूँ। एक नियम अपन ने देखा, क्या नियम है? कि स्वर के बाद में आपको क्या मिले? स्वर के बाद में आपको छ मिले। एक नियम ये देखा। दूसरा नियम अपन ने क्या देखा? कि त के बाद में क्या मिले? त के बाद में यदि आपको छ मिले। त के बाद में क्या मिले? छ मिले। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम अपन देख रहे हैं कि त के बाद में यदि आपको तालव्य स मिलता है। कौन-सा स है ये? तालव्य स है और
इन सब का क्या हो जाता है, तो यहाँ पे तो हो जाता है च का आगमन, यहाँ पे क्या हो जाता है, च का आगमन हो जाता है, और यहाँ पे इस त का किस में परिवर्तन हो जाता है, इस त का परिवर्तन हो जाता है इस च में, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा चच्छ। इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का चच्छ हो जाता है। नियम क्या है, नियम बस इतना सा है कि स्वर के बाद में यदि छ आए तो च का आगमन हो जाएगा, और यदि त के बाद में यदि छ आता है तो ये त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, और यदि त के बाद में स, तालव्य स आता है, त के बाद में यदि तालव्य स आता है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, इन दोनों का चच्छ हो जाता है। बस इतना सा नियम है। नियम आपको समझ में आ गया कि त के बाद में क्या है, स है, तो क्या हो जाएगा, च छ में परिवर्तन हो जाएगा। किस प्रकार से, आइए उदाहरणों के तौर पर समझते हैं। नियम क्या है, आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। तो नियम, उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, जगत धन शांति। क्या लिखा आ रहा है, जगत धन शांति। इसका अपन संधि किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने शब्द लिखा आपके सामने, जगत धन शांति। जगत धन, ये शांति मैंने आपके सामने लिखा। तो अपना नियम क्या है कि त के बाद में कौन मिले, तालव्य स। त के बाद में कौन मिले, तालव्य स मिले। तो ये राजी आपका त, ये क्या है, त है, और त के बाद में क्या है, ये तालव्य स है। और इस स के अंदर मात्रा किसकी, इस थ के अंदर मात्रा है आ की, और फिर आ के साथ में ये बिंदी, फिर आगे कौन है, ये ती है। बस इतना सा काम करना, जो आगे दिया गया है उसको बस वैसा का वैसा रख दो। यहाँ पे कौन बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है आपका जग। यहाँ पे कौन बचा, जग, और घ बच रहा है। तो अब अपना नियम कहाँ लग रहा है, ये अपना नियम लगेगा यहाँ पे, त और स के साथ में। क्या नियम है कि त के बाद में स आता है, या त या स का मेल होता है, और इनके मेल से विकार उत्पन्न होकर जो नया शब्द बनता है, वो क्या बनेगा, वो शब्द बनेगा चच्छ। वो शब्द क्या बनेगा, चच्छ शब्द बनेगा। नियम याद हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको नियम याद हो रहे हैं, क्या आपको संधि के नियम कुछ आसान लग रहे हैं, और यदि आपको संधि के नियम आसान लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शब्द विकार उत्पन्न होकर क्या बना, चच्छ बना। क्या बना, चच्छ बना, और इनके आगे जो भी बच रहा है उनको वापस से जहाँ है वहां रख दो। यहाँ पे जग है, और यहाँ पे क्या है, आ के साथ में मात्रा, आ के साथ में ये बिंदी, और अपन ने लिख दिया। इस बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इन शब्दों को जोड़ दूंगा। अब इस आ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, इस छ में जुड़ जाएगी। जो आगे आपको आ की मात्रा दी गई है वो किस में जुड़ जाएगी, इस छ में जुड़ जाएगी। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा जगत शांति। शब्द क्या बन जाएगा, जगत शांति आपका शब्द बन जाएगा। बस इतना सा नियम है कि ता के बाद में यदि स मिलता है तो च छ बन जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, शरत धन शशि। तो जगत धन शांति का संधि क्या क्या अपन ने इसका संधि क्या था, जगत शांति। जगत शांति अपन ने इसका संधि किया। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, शरत धन शशि। शरत धन शशि। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ता मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ता मिल रहा है, और आगे आपको तालव्य स मिल रहा है। कौन सा स, तालव्य स मिल रहा है। तो नियम क्या है कि ता के बाद में तालव्य स आए तो इनके स्थान पर अपन क्या लिख देंगे, तो इन दोनों के स्थान पर अपन लिख देंगे च और छ, त और छ लिख देंगे। और यहाँ पे तालव्य सा के साथ मात्रा किसकी है, तो यहाँ पे मात्रा है अ की। इस सा के अंदर मात्रा किसकी, अ की मात्रा है। तो अपन ने इनका और इस त का विकार करवा दिया, शेष कौन बच जाता है, यहाँ पे अ की मात्रा शेष बच जाती है। तो शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, सरच।
शशि, सरच शशि, क्या बन जाएगा? सरच शशि। ठीक है। अगले अगला उदाहरण आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपके 2 नियम लग रहे हैं। यहाँ पे आपके 2 नियम लग रहे हैं। एक नियम आपका यहाँ पे लगेगा इन दोनों के बीच में, और अगला नियम आपके इन दोनों के बीच में लगेगा। ये नियम अपने अभी पढ़ना बाकी है। एक नियम अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अपन दोनों नियमों की बात कर लेते हैं कि इस शब्द का अपन संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे। ठीक है? तो शब्द मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नया पेज लेके। शब्द क्या है? शब्द है श्रीमत शरत चंद्र। यहाँ पे आपके 3 शब्दों के अंदर संधि करेंगे। तो नियम क्या है? यहाँ पे आपको त मिल रहा है, आगे आपको श मिल रहा है। तो अपना यहाँ पे क्या नियम लगता है? अपना यहाँ पे नियम ये लगता है कि त के बाद में क्या मिले? तालव्य स मिले। तालव्य स मिले तो इनके स्थान पर अपन क्या कर देंगे? इन दोनों के स्थान पर अपन कर देंगे च छ। इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे? च छ कर देंगे। आगे आपके सामने आगे आपको यहाँ पे एक नियम मिल रहा है। अगला नियम एक अपन पढ़ेंगे कि त या द के साथ में त या द के बाद में आपको च मिलता है, तो उसका क्या हो जाएगा? चच्चा हो जाएगा। इन दोनों का विकार होकर क्या बन जाएगा नियम? चच्चा बन जाएगा। कि त या द के बाद में यदि च मिलता है, त या द के बाद में च मिलता है, तो इनका क्या हो जाएगा? चच्चा हो जाएगा। अपन पढ़ेंगे चज टड द न ल, इस प्रकार से एक नियम पढ़ेंगे। बस आपको च के साथ में अभी नियम याद रख लो कि त या दा के साथ में कौन मिले? च मिले, तो किसका क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का परिवर्तन होकर चच्चा बन जाएगा। तो यहाँ पे त है, त के बाद में च है, त के बाद में क्या है? च है। तो नियम क्या है? तो नियम बस इतना सा है कि इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? चच्चा बन जाएगा। तो त यहाँ से मैं इस त को निकाल देता हूँ, और यहाँ से मैंने च को निकाल दिया। तो अब इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? तो इन दोनों के स्थान पर च बन जाएगा। इन दोनों के स्थान पर ये दोनों च आते हैं। ठीक है? और यहाँ पे च और छ भी क्या है? ये भी हलंत के साथ में है, ये भी दोनों आते हैं। अब जो बच रहा है उसको यथावत जहाँ है वहाँ रख दो। तो यहाँ पे इस ता के अलावा यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे सी बच रहा है, और सी के साथ में कौन बच रहा है? म बच रहा है। अब यहाँ पे अपन ने स में से ये जो स है, इसके अंदर क्या है? इस स के अंदर मात्रा किसकी? अ की मात्रा है। तो स का तो अपन ने विकार कर दिया, तो शेष कौन बचा? तो शेष यहाँ पे बच रहा है आपका अ, और अ के बाद में कौन बच रहा है? र बच रहा है। क्योंकि त का तो यहाँ पे अपन ने ले लिया, त को यहाँ पे ले लिया, तो त का तो विकार हो गया। अब आगे आपको दे रखा है च। तो च में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। च में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। च के अंदर अपन ने विकार उत्पन्न करवा दिया। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाता है? यहाँ पे आपका बच जाता है अ, और फिर क्या बचेगा? न और द्र। क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा अंद्र। अब इसको आपस में जोड़ दो। इस अ की मात्रा इस च में जुड़ जाएगी, और इस अ की मात्रा इस च में जुड़ जाएगी। इस अ की मात्रा इस छ में जुड़ गई, और जो आगे अ दे रखा है इसकी मात्रा इस च में जुड़ जाएगी, और आपका शब्द क्या बनेगा? शब्द आपका बन जाएगा श्री मच्छर चंद्र। बहुत ही अच्छा उदाहरण, बहुत खूबसूरत उदाहरण, बहुत ये आपका शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। इस शब्द को लिखना अपने आप में एक कला है, ठीक है? तो अच्छा उदाहरण है। आप शब्द शुद्धि की दृष्टि से इसको याद रख सकते हैं। इसकी संधि विच्छेद आपको याद रखनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर व्यंजन संधि के 2 नियम लगते हैं। एक नियम क्या लगता है कि त के बाद में श मिले, तो इन दोनों का क्या हो जाता है? च छ हो जाता है। और एक नियम ये लगता है कि त या द के बाद में त या द के बाद में आपको च मिलता है, तो इन दोनों का क्या बन जाता है? इन दोनों का च बन जाता है।
या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ये। क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। इन दोनों का क्या बन जाता है? च और च बन जाता है। तो श्रीमत धन शरत धनचंद्र का संधि विच्छेद संधि अपन ने क्या क्या नियम क्या शब्द बना? श्री मच्छर चंद्र। क्या शब्द बना? श्री मच्छर चंद्र। तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, श्री मच्छर चंद्र। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको ये नियम समझ में आया कि त के बाद में क्या हो? त के बाद में तालव्य स हो तो क्या हो जाता है? उसका छ छ बन जाता है। आगे आपके सामने कुछ और उदाहरण लिखे गए हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। सतधन शास्त्र आप कर लेंगे, उत्तधन श्वसन इसका भी संधि आप कर लेंगे, सतधन शासन इसका भी आप कर लेंगे और उत्तधन श्रृंखल, ये जो मैंने शब्द लिखा है, ये शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आपको पहले तो ये बताना है कि जो मैंने ये श्रृंखल लिखा है, क्या ये सही लिखा है? क्या ये जो मैंने लिखा शुद्ध है? क्योंकि जो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो शुद्ध शब्द हो। कभी-कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि वो शुद्ध शब्द हो। तो आप ये बताओ कि जो मैंने ये शब्द लिखा है, ये शुद्ध है या फिर अशुद्ध है? कि सर आप इतना कह रहे हैं, तो ये अशुद्ध हो सकता है, क्योंकि आपने ये बात बोली कि मैं यहाँ पे जो शब्द लेके आऊँगा, वो कैसे लेके आऊँगा? वो मैं शुद्ध शब्द लेके आऊँगा। वो कैसे शब्द लेके आऊँगा? शुद्ध शब्द लेके आऊँगा। तो आपको बस ये बताना है कि ये श्रृंखल जो मैंने लिखा है, ये शुद्ध है या फिर अशुद्ध है? और यदि शुद्ध है तो क्यों है? अशुद्ध है तो क्यों है? अब आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दे दो। ठीक है? तो बताओ कैसा है, शुद्ध या फिर अशुद्ध? मैं यहाँ पे इसको वापस से लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा बड़े-बड़े अक्षरों में श्रृंखल। क्या लिखा? श्रृंखल मैंने इसको लिखा। तो इस श्रृंखल के अंदर मात्रा किसकी है? मात्रा है री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। तो इस श्रृंखल के अंदर स कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं मैं। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। इन तीनों में से स कौन सा है? पहले तो आपको इसका चुनाव करना है। कौन सा स है? बिल्कुल सही। इसके अंदर तालव्य स है। और इसके अंदर क्या मिल रहा है? और इसके अंदर मेरे को तालव्य स के साथ में मिल रहा है, क्या मिल रहा है? र मिल रहा है, क्योंकि रा का पन्ने से ना रहा है और इसके बाद में किसकी मात्रा? इस री की मात्रा मिल रही है। इस री की मात्रा मिल रही है। एक संधि का नियम है, जिसे आप अच्छे से याद करना, आपका शब्द शुद्धि के बहुत सारे प्रश्न इससे सरल हो जाएँगे। इससे आपके प्रश्न थोड़े सरल होने की संभावना बन सकती है। आपको नियम बस इतना सा याद रखना है कि र के साथ में री की मात्रा कभी नहीं आएगी। बस, र के साथ में कौन-सी मात्रा नहीं आएगी? इस री की मात्रा कभी नहीं आएगी। क्या कभी आपने इस र के साथ में ये री की मात्रा ऐसे देखी है? या फिर र के साथ में कभी इस बड़ी री की मात्रा आपने देखी है? कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी, इसका मतलब ये इस री की मात्रा इस र के साथ में नहीं आती। तो इस श्रृंखल के अंदर क्या है? एक तालव्य स है और र है और र में क्या है? इस री की मात्रा है। इस र के साथ में री की मात्रा है। तो इस र की वजह से इस री की मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि र के साथ में री की मात्रा नहीं आती है। लेकिन सर ये शब्द तो लिखा जाता है, बिल्कुल ये शब्द लिखा जाता है और ये अशुद्ध लिखा जाता है। तो अब आपको क्या करना है? इस शब्द को अशुद्ध नहीं लिखना है। आपका काम है इस शब्द को शुद्ध लिखना और आप इसको शुद्ध किस प्रकार से लिखेंगे? जो अब शुद्ध शब्द लिखा जा रहा है, वो बता दो कि मैं इसको शुद्ध किस प्रकार से लिख सकता हूँ? इसका जो शुद्ध बताएगा, उसको मेरी तरफ से होली के खूब सारे रंग। ठीक है? तो इसका आपको बताना है कि इसको शुद्ध किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको शुद्ध लिखा जा सकता है, यदि मैं या तो मैं ये काम कर सकता हूँ, इसमें श को उड़ा दूँ या फिर इसमें से मैं र को उड़ा दूँ।
तो किसको उड़ाएँ? तो अपन इसमें से र को उड़ा देते हैं। तो र को उड़ा देता हूँ तो स कैसे लिखूँगा? स को मैं इस प्रकार से लिखूँगा। स को किस प्रकार से लिखूँगा? इस प्रकार से लिखूँगा और सिंकल शब्द ये हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। ये आपका एकदम शुद्ध रूप होता है। ये क्या होता है? इसका एकदम शुद्ध रूप होता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये अशुद्ध है। ये क्या है? ये अशुद्ध है। तो अब आप इस शब्द को कभी भी अशुद्ध नहीं करेंगे, कैसा करेंगे? शुद्ध करेंगे। तो इसको अपन शुद्ध किस प्रकार से लिखेंगे? अपन शुद्ध इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है? इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको ये जो तरीका बताया आपको समझ में आया? और यदि आपको ये तरीका समझ में आ गया है, तो अपने सभी दोस्तों को वीडियो वीडियो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना सा काम आपको बस करना है। तो इस शब्द का अपन संधि करके देखते हैं। शब्द मैं लिखता हूँ उतधन श्रृंखल। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? शुद्ध शब्द को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा उतधन श्रृंखल। जब मैं इस शब्द को देखता हूँ तो मेरे को एक बारी में ये समझ में नहीं आता कि आगे कौन-सा मिल रहा है ता के बाद में। तो अब आपको समझ में आ गया क्योंकि अपन ने इस श्रृंखला का क्या कर दिया? इसका पूरी तरीके से अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया। इस श्रृंखला के अंदर क्या है? स है और स के साथ में किसकी मात्रा? इस री की मात्रा। अब इसमें र नहीं है। जो ये शब्द मैंने लिखा इसके अंदर र नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे स है और स के बाद पहले क्या मिल रहा है? त मिल रहा है। तो अपना नियम क्या कहता है कि त के बाद में क्या हो? स हो। और इसके बाद में क्या बच रहा है? इसके बाद में बच रहा है आपकी री की मात्रा और आगे आपका ख और आगे आपका बच रहा है ल। ये यहाँ पे जो बचा उसको मैंने रख दिया और यहाँ पे जो बच रहा है उसको आप यहाँ पे रख दो। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब नियम अपना कहाँ लगेगा कि त या स के बाद में क्या मिले? त के बाद में क्या मिले? स मिले तो क्या बन जाएगा? तो इन दोनों का बन जाता है च छ। इन दोनों का क्या बन जाता है? इन दोनों का च छ बन जाता है। और जो आगे बच रहा है उसको वैसा का वैसा रख दो। तो मैंने यहाँ पे उ बच रहा है इसको उ को रख दिया और आगे आपकी री की मात्रा के साथ में क और र बच रहा है। री की मात्रा के साथ में क्या बच रहा है? ख और ल बच रहा है। तो उसको मैंने रख दिया। अब इस री की मात्रा इस छ में जुड़ जाएगी। इस री की मात्रा इस छ में जुड़ जाएगी तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? तो आपका शब्द बन जाएगा उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल आपका शब्द बन जाएगा और ये आपका एकदम शुद्ध रूप देखने को मिलता है। तो आप अपन इस नियम के अंदर बहुत सारे शब्द शुद्धि के शब्द सीखते हैं और शब्द शुद्धि के शब्द इन्हीं में से पूछे जाते हैं अक्सर। क्योंकि बहुत अच्छा अपन को इसके अंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो सतधन शासन का आप संधि करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका संधि हो जाएगा सच्चासन। क्या हो जाएगा? सच्चासन। और आगे आपके लिखा रहा है उतधन शोषण। तो इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इनका संधि विच्छेद हो जाएगा उच्छोषण। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। अगला नियम क्या है? अगला नियम जो अभी अपने श्रीमच्छर चंद्र के अंदर जो नियम अपन ने देखा, कौन-सा? ये जो नियम अपन ने देखा, त, य, द के बाद में क्या मिले? च मिले। इसका नियम अपन पढ़ते हैं। अगला नियम मैं उसी को लेके आया हूँ। तो नियम क्या है कि त या द के बाद में च, ज, ट, ड, द, न, ल। सर इनको किस प्रकार से याद करेंगे? आप तो बहुत सारे वर्ण लेके आ गए। जितने स्वर थे वो सारे के सारे लेके आ गए। तो बस आपको एक लाइन याद करनी है। च, ज, ड, ड, ध, न, ल। बहुत आसान। 4-5 बार अभ्यास करो देखिए। च, ज, च, झ, ड, ढ, ध, न, ल। च, ज, च, ज। अभ्यास करो देखो 4-5 बार। च, ज, ट, ड, ध, न, ल। बहुत आसान नियम है। इसके अंदर तो अपन को कुछ याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या है नियम? कि त या द के बाद में क्या मिले? च, ज, ट, ड, द, न, ल। और इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? यदि च है तो च, च, यदि ज है तो ज, ज, यदि ट है तो ट, ट और यदि इन सब के साथ में ये हलंत के साथ में है ना, ये
सभी हलंत के साथ में ये दोनों आधे-आधे आएँगे। ये सभी हलंत के साथ में हैं और ये शुद्ध रूप से आएँगे। बस इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि त या दा के बाद में चज, टड, द, न, ल आता है। तो जो आपको दिए गए हैं उनका बस आपको आधा करके 2 बार लिख देना है। जो भी दिए हैं, च है तो चच, ज है तो जज, क्या कर रहे हैं? इन दोनों का आधा-आधा कर रहे हैं। इन दोनों को वापिस से लिख रहे हैं, एक बार अतिरिक्त लिख रहे हैं। तो नियम किस प्रकार से याद रखेंगे कि त या द के बाद में चज, टड, ध, न, ल आता है। तो इनका बन जाता है क्रमशः चच, जज, टट, डड, दद, नन्न और लल्ल। इस प्रकार से इनके क्या हो जाते हैं? विकार हो जाते हैं। नियम आसानी से याद हो जाता है। इस नियम को कुछ विशेष प्रकार से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक लाइन याद करनी है, च, ज, ड, ड, द, न, ल। बस आसान। इस प्रकार से च, ज, ड, ड, द, न, ल। किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। 4-5 बार अभ्यास करोगे तो ही आपके मुक्त ज़बानी याद हो जाएगा। तो क्या नियम है कि त या द के बाद में आपको क्या मिले? च, ज, ड, ड, द, न, ल। बस याद हो गया सर। उदाहरण उदाहरण पे पढ़ते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, उत्तधन चारण। क्या लिखा? उत्तधन चारण। आइए देखते हैं, उत्तधन चारण का अपन संधि किस प्रकार से करते हैं। मैंने शब्द लिखा उत्तधन चारण। क्या लिखा? उत्तधन चारण मैंने लिखा। यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को मिल रहा है त। यहाँ पे क्या मिला? त मिला और इसके बाद में मेरे को मिला च और च के बाद में क्या है? जो बच रहा है उसको एक बार यथावत रख दो। च के साथ में मात्रा किसकी? आ की मात्रा है और यह त से पहले यहाँ पे क्या बच रहा है? ये उ बच रहा है। त से पहले क्या बचा? उ बचा, उसको मैंने यथावत रख दिया। यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ विशेष इनके अंदर परिवर्तन नहीं किया, बस इनके टुकड़े करके अलग से लिखा है, ताकि जो नियम है वो आपको नज़र आ जाए कि यहाँ पे नियम कौन-सा लगेगा। तो बस टुकड़े कर देना, आपको अपने आप आपकी नज़र यहाँ पे चली जाएगी त और च पे। आपको नियम अपने आप याद आ जाएगा। अब ये मेरे को मिल गया कि त और द का क्या हो रहा है? मेल होगा। तो नियम क्या है? त या द के बाद में क्या मिले? च मिले, झ मिले, ट मिले, ड मिले, द मिले, न मिले और ल मिले। यदि त के बाद में च है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? जो च दिया गया है तो एक और च लिख देंगे। च दिया है तो एक और च लिख देंगे। तो बस अपन को च लिख देना है। यहाँ पे क्या है? त के बाद में च, तो इन दोनों के स्थान पर क्या लिख दूँगा? च और च लिख दूँगा दोनों बार। दोनों आधे-आधे लिखूँगा। दोनों दोनों को मैं आधा-आधा लिखूँगा, तो मैं दोनों को आधा-आधा लिख देता हूँ, इसको हलंत के साथ में लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा-सा अच्छा दिखे दिखने में, है ना? बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका उ बच रहा है, यहाँ पे आपका आ बच रहा है, आ के साथ में रा और ण। ये मैंने जो शेष बचा है उसको यथावत रख दिया। जो शेष बचा हुआ है उसको मैंने यथावत रख दिया। अब इस आ की मात्रा इस च में जुड़ जाएगी। इस आ की मात्रा इस च में जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाता है? तो शब्द बन जाता है उच्चारण। शब्द क्या बन जाएगा? उच्चारण आपका शब्द बन जाएगा और उच्चारण उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधन चारण। उत्तधन चारण। कर लेंगे क्या? नियम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला नियम देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण लिखा आ रहा है सतधन चिदानंद। सतधन चिदानंद। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको ता मिल रहा है और ता के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल रहा है च और च के साथ में ई की मात्रा। च के साथ में मात्रा किसकी? ई की मात्रा। तो आपको बस नियम कहाँ लगाना है? इन दोनों के बीच में लगाना है। नियम क्या है कि त या दा के बाद में यदि चज, डड, दनल मिलता है, तो क्या करेंगे? अगर च है तो एक अतिरिक्त च का आगमन करवा देंगे। इन दोनों के स्थान पर चचा लिख देंगे। तो इन दोनों के स्थान पर मैं च और च लिख दूँगा हलंत के साथ में। तो शब्द क्या बन जाएगा? अब इस च के साथ में इस ई की मात्रा जोड़ देंगे। इस च के साथ में किसकी मात्रा जोड़ देंगे? ई की मात्रा जोड़ देंगे। तो आपका शब्द शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? शब्द आपका बन जाएगा, स लिखना है और च और च और इसके साथ में ई की मात्रा जुड़ गई। आगे आपका दा और आगे आपका ना और द। तो शब्द क्या बना? सच्चिदानंद। शब्द क्या बना? सच्चिदानंद। उसी प्रकार से आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है सतधन जन।
उदाहरण क्या लिखा आ रहा है? सत धन जन आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है। तो नियम क्या है कि त के बाद में क्या मिले? त के बाद में ज मिल रहा है। तो ज में किसकी मात्रा? ज में अ की मात्रा। किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। तो नियम क्या है कि त के बाद में ज मिलता है, तो किसका क्या होगा? तो इन दोनों के स्थान पर अपन लिखेंगे ज और ज। इन दोनों के स्थान पर क्या लिखेंगे? ज लिखेंगे और इस अ की मात्रा इस ज में जुड़ जाएगी, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ये एक आधा ज बनेगा, एक के साथ में स्वर लग गया, तो एक ज पूरा बन जाता है। तो शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है सज्जन। शब्द क्या बन जाता है? सज्जन बन जाता है। तो सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? सत धन जन। क्या लिखेंगे? सत धन जन सत धन जन अपन लिखेंगे। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा आ रहा है विपद विपत धन जाल। क्या लिखा आ रहा है? विपत धन जाल। तो इसका संधि क्या होगा? तो त के बाद में क्या मिल रहा है? त के बाद में ज मिल रहा है, ज के साथ में आ की मात्रा। तो क्या बन जाएगा इन दोनों के स्थान पर ज और ज, और जब इस आ की मात्रा यहाँ पे जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। तो शब्द आपका क्या बनेगा? शब्द आप बनेगा वी। वी और प वैसा का वैसा। और इन दोनों का क्या हो रहा है? इन दोनों का, तो ये मैंने यहाँ पे विकार कर दिया और ये मैंने नया शब्द बना दिया विपज्जाल। क्या पढ़ेंगे? विपज जाल। विपज जाल। जैसा लिखा जाता है हिंदी के अंदर वैसा का वैसा उच्चारण किया जाता है। यहाँ पे कोई भी साइलेंट नहीं रहता, यहाँ पे कोई भी मौन नहीं रहता। ये अपनी हिंदी की सबसे खूबसूरत बातें हैं। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा आ रहा है तत धन टिका। क्या लिखा आ रहा है? तत धन टिका। तो आगे आपको ट मिल रहा है, उसके पहले आपको त मिल रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट और ट हो जाएगा। अब जब इस ई की मात्रा इसके साथ में जोड़ देंगे, तो ये इस प्रकार से जोड़ देंगे और इस हलंत को काट देंगे। तो शब्द क्या लिखेंगे अपन? अपन शब्द लिखेंगे तट्टिका। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो शब्द क्या बना? तट्टिका अपना शब्द बना। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा आ रहा है उत्तधन डयन। तो आपको यहाँ पे ड मिल रहा है, ड के साथ में अ की मात्रा और इससे पहले त मिल रहा है, तो इनके स्थान पर क्या लिख देंगे? ड और ड। और जब इसकी मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी तो हलंत हट जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा उड्डयन। शब्द बन जाएगा क्या? उड्डयन आपका शब्द बन जाएगा। ये मैंने इसको लिख दिया उड्डयन। ये इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ क्या? जो मैंने ये उड्डयन लिखा है और ये जो ट लिखा है, इन दोनों में से इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ ये होता है एक तो पूरा और एक आधा। एक पूरा और एक आधा। ठीक है? और बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा आ रहा है? आगे और उदाहरण इसी के लिखे आ रहे हैं कि त या दा के बाद में क्या मिले? जज, टड, धनल। बस सिंपल सा नियम है। बहुत आसान नियम है। आपकी अंगुलियों पर खेलने वाला नियम है। क्या नियम है? कि त या दा के साथ में त या दा के साथ में चज, टड, धनल। चज, चज, टड, धनल। चज, टड, धनल। चज, टड, धनल। 4-5 बार अभ्यास करोगे, चज, टड, धनल आपकी अंगुलियों पर खेलेंगे। ठीक है? तो अगला उदाहरण और देख लेते हैं। उत धन देश्य। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे आपको अब द मिला। क्या मिला? द मिला और द के साथ में किसकी मात्रा? इस ए की मात्रा है। ए की मात्रा है, ना कि ऐ की मात्रा है। ऐसा नहीं कि अपन ऐ लिखते हैं ऐसे, ऊपर एक मात्रा दिख रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ऐ होगा। नहीं, ऐ की मात्रा हमेशा कैसे लिखेंगे? ऐ की मात्रा हमेशा यहाँ पे लिखेंगे डबल। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 मात्राएँ होगी तो कौन-सा होता है? ए होता है। ये चीज़ें आपको पता है, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे ए की मात्रा और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको त दे रखा है। तो त के बाद में क्या मिल रहा है? द मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का हो जाएगा द और द। इन दोनों का क्या हो जाएगा? द और द। तो इनका संधि क्या होगा? तो इनका संधि हो जाएगा आपका, इनका संधि अपन इस प्रकार से करेंगे उद्देश्य। उद्देश्य पढ़ेंगे क्या? उद्देश्य। कि आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा आ रहा है सत धन निवेश। सत धन निवेश। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे त और आगे आपको मिल रहा है न। न के साथ में ई की मात्रा।
तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा, ना मिल रहा है तो नन्ना, ना मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, नन्ना हो जाएगा, और ना के साथ में अपन ई की मात्रा जोड़ देंगे तो आपका शब्द बन जाएगा सन्निवेश। शब्द क्या बन जाएगा, सन्निवेश आपका शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से आगे आपके उदाहरण लिखा आ रहा है शरत धन लाश। क्या लिखा आ रहा है, शरत धन लाश। त या दा के बाद में क्या मिल रहा है, ल मिल रहा है, और इस ल के साथ में मात्रा किसकी, इस ल के साथ में मात्रा है आ की, इस ल के साथ में मात्रा किसकी है, आ की मात्रा है। तो त या दा के साथ में, त या द के बाद में चज टड दनल मिले तो क्या हो जाएगा, जो शब्द आगे मिल रहे हैं उनको बस आधा करके लिखना है, और तो कुछ विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो त है, त के बाद में ला मिल रहा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा लल्ल। इन दोनों का क्या हो जाता है, लल्ला हो जाता है, और आपका शब्द बनकर क्या बन जाता है, शब्द बन जाएगा सरलास। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सरलास। तो ये अभी तक अपन ने जो नियम पढ़े उनके अपन ने उदाहरणों को देखा, और इनके उदाहरण दिए गए हैं क्या, नहीं। इनके अलावा आपको इसके अतिरिक्त और कोई भी उदाहरण मिलते हैं, किसी भी किताब से ले लो, तो वो आपको इनके अभ्यास करने हैं। जो किताब के आपके नियम दिए होंगे, आपको उन नियमों को नहीं देखना है। जो किताब के अंदर जितने नियम थे वो सब नियम मैंने ले लिए। अब आपको बस जो आपको इनके उदाहरण मिलेंगे वो आपको लेने हैं। इनके अलावा आपको नियम नहीं लेने हैं। क्योंकि अगर आप उन नियमों को देखेंगे तो आप उन नियमों के अंदर आप उलझ जाओगे। क्योंकि मैंने इनको जितना आसान बनाने की संभावना थी, उनको आसान बनाकर बताने की आपको कोशिश की है, ताकि आपको नियम याद हो जाए, और नियम याद होने से आपका संधि संधि विच्छेद का प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, अब इसको आप लिख सकते हैं थोड़ा आसान, कि यहाँ पे डबल धन कैसे आ गया, दो बार धन कैसे आ गया। तो इसको किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 10 से तुरंत पहले आपको यदि री मिलता है, 10 से तुरंत पहले यदि आपको री मिलता है, और उसके बाद में यदि आपको म मिलता है, उसके बाद में यदि आपको क्या मिलता है, म मिलता है, ये धन कौन-सा है और ये धन कौन-सा है? ये धन बस इस ये बताने के लिए है कि आपको द से पहले क्या मिलना चाहिए? री मिलना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। और ये धन जो अपन संधि विच्छेद करते हैं, जो बीच में धन रखते हैं, वो धन है। कि द से तुरंत पहले यदि री मिलता है, और द के बाद में यदि म आता है, तो द किसमें बदल जाएगा? ये द बदल जाएगा ण में। ये द किसमें बदल जाएगा? द बदल जाएगा न में। नियम किस प्रकार से याद रखेंगे? इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो, क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि री और री के बाद में आपको द मिलता है। री री के बाद में आपको यदि द मिलता है। यहाँ पे धन मत लिखो, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। कि द से तुरंत पहले आपको री मिले, और इसके बाद में यदि आपको म मिलता है, इसके बाद में आपको यदि म मिलता है, तो इस द का क्या हो जाता है? इस द का ण में परिवर्तन हो जाएगा। द का ण में परिवर्तन हो जाएगा। अधिकतर किताबों के अंदर ये नियम आपको बताते हैं अपवाद में। ये क्या है? ये अपवाद है। एक व्यंजन संधि का अपवाद है, लेकिन ये अपवाद नहीं है। इसका अपना खुद का एक अलग नियम है। क्या क्या नियम है? कि द से पहले आपको री मिल रहा है। द से पहले आपको क्या मिल रहा है? री मिल रहा है, और द के बाद में यदि म आता है, तो द का ण में परिवर्तन हो जाता है। ये फिक्स शर्त है। इसके अलावा कुछ अलग शर्त हुई तो वो अपने-अपने नियमों के अनुसार आएँगे। अपने-अपने नियमों के अनुसार आएँगे भई। ठीक है? तो इनके उदाहरणों को समझते हैं ताकि आपको अच्छे से नियम याद हो जाएँ। तो शब्द उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, मृद धन मूर्ति। क्या है? मृद धन मूर्ति, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने उदाहरण लिखा, मृद धन मूर्ति।
क्या लिखा मैंने? मृद धन मूर्ति। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? द मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? द मिल रहा है और द से तुरंत पहले माँ के साथ में री की मात्रा। माँ के साथ में री की मात्रा। अब इसके टुकड़े करता हूँ मैं इसके। मैंने लिखा म, म के साथ में री की मात्रा, म के साथ में री की मात्रा और उसके बाद में मेरे को मिल रहा है द के बाद में मेरे को मिल रहा है म और म के बाद में ऊ की मात्रा, म के बाद में ऊ की मात्रा और जो बच रहा है उसको यथावत रख दो। आगे जो भी आ रहा है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब बस इतना सा है यहाँ पे। तो नियम क्या देखा था अपन ने कि री और री के बाद में आपको क्या मिले? द मिले। द से तुरंत पहले री मिलना चाहिए। द से तुरंत पहले री मिलना चाहिए। क्या आपको द से तुरंत पहले री मिल रहा है? यदि द से तुरंत पहले आपको री मिल रहा है तो क्या नियम है? तो इस द का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? इस द का नाम में परिवर्तन हो जाएगा। इस द का नाम में परिवर्तन हो जाएगा और जो शेष बच रहा है इनके अलावा उनको बस यथावत रखना है। उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। तो अब अपन क्या करेंगे? तो जो बच रहा है उसको यथावत रख देता हूँ, मैं माँ को यथावत रख देता हूँ और इस री को भी यथावत रख देता हूँ। द का नाम में परिवर्तन अपन ने कर दिया। तो अब क्या करूँगा? इस माँ को मैं यथावत रख दूँगा और ऊ और इनको भी मैंने यथावत रख दिया। मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब इस ऊ की मात्रा इस माँ में जोड़ देंगे और इस री की मात्रा इस माँ में वापस जोड़ देंगे, जो अपन ने शुरुआत के अंदर इसको अलग किया था। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? इस री की मात्रा इस माँ में जुड़ गई तो ये हो गया मृ। फिर ये आपका ण आ जाएगा, ण हलंत के साथ में या फिर अपन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर इस माँ के साथ में ऊ की मात्रा जुड़ गई तो क्या हो गया? ये मुँह हो गया और ये आपका इस प्रकार से शब्द क्या बन जाता है? मृण मूर्ति। क्या बन जाता है? मृण मूर्ति। और यदि इस मृण मूर्ति शब्द का अर्थ की बात करूं मैं, तो मृण मूर्ति का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति। तो इस मृद का अर्थ क्या हो जाता है? इस मृद का अर्थ हो जाता है मिट्टी। समझ गए? तो मृण मूर्ति का अपन संधि किस प्रकार से करेंगे? संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छे। नियम क्या है कि द से तुरंत पहले आपको यदि री मिलता है और द के बाद में यदि म आता है तो द ण में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना सा नियम है। आगे उसी प्रकार से मृद धनमय। क्या लिखा आ रहा है? मृद धनमय। अब आप इनको ये इतना रामायण करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। डायरेक्ट आप इनको कर देंगे किस प्रकार से? सर ने बोला था कि री के तुरंत बाद में यदि द मिलता है और उसके बाद में यदि म आता है तो इस द का क्या कर देंगे? इस द का ण में परिवर्तन कर देंगे। इस द का ण में परिवर्तन कर देंगे और बाकी जो बचा हुआ है उनको मैं वैसा का वैसा रख दूंगा। तो मैंने मृ को मृ रखा, मृ को मृ के जैसे ही रखा। इस द के स्थान पर मैंने इस ण को रख दिया, इसको मैंने यहाँ पे ण रख दिया। ये हलंत के साथ में है, ये हलंत के साथ में है तो इस मय को मैं वैसा का वैसा रख दूंगा। इस मय को मैं वैसा का वैसा रख दूंगा। ठीक है? आगे आपके क्या लिखा आ रहा है? आगे आपके लिखा आ रहा है मृद धन मान। क्या लिखा आ रहा है? मृद धन मान आपके सामने लिखा आ रहा है। तो मृद धन मान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि हो जाएगा मृणमान और इसके मृद धनमयी का संधि हो जाएगा मृदमयी। क्या हो जाएगा? मृदमयी। क्या मैंने सही बोला? जो इसका उच्चारण मैंने किया वो सही क्या गलत? तो इसका उच्चारण क्या होगा? मृणमयी इसका उच्चारण होगा। तो अपन ने अभी तक की क्लास के अंदर कौन-कौन से नियम पढ़े? अपन ने आज की क्लास के अंदर जो नियम पढ़े उनको एक बार वापस से देख लेते हैं। अपन ने पहला नियम पढ़ा आज की क्लास में कि स्वर के बाद में आपको क्या मिले? स्वर के बाद में यदि आपको छ मिलता है तो किसका आगमन हो जाएगा? तो च का आगमन हो जाएगा। फिर अपन ने दूसरा नियम ये पढ़ा था कि त के बाद में आपको क्या मिले? छ मिले तो इन दोनों का क्या हो जाता है? इन दोनों का चच्चा हो जाता है। फिर तीसरा अपन ने नियम क्या पढ़ा कि त के बाद में यदि आपको स मिलता है तो इन दोनों का क्या हो जाता है? इन दोनों का चच्चा हो जाता है। 3 नियम इस प्रकार से पढ़े। फिर अगला नियम अपन ने क्या पढ़ा? अगला नियम अपन ने पढ़ा कि त या द के बाद में
ट या द के बाद में आपको क्या मिले? एक लाइन आपको याद करने को मैंने बोली थी कौन-सी? च, ज, ट, ड, ध, न, ल। च, ज, ट, ड, द, न और ल। तो इनका क्या हो जाता है? अगर च है तो च, ज है तो ज, ट है तो ट, ड है तो ड, द है तो द, न है तो न, ल है तो ल। फिर अगला नियम अपन ने क्या पढ़ा? अगला नियम अपन ने पढ़ा कि री मिले, क्या मिले? री मिले और री के तुरंत बाद यदि द मिलता है उसके बाद में म आता है तो इस द का किसमें परिवर्तन हो जाता है? इस द का नाम में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम अपन ने पढ़ा। ये आज की क्लास में अपन ने ये 5 नियम देखे, ठीक है? तो आपको सभी नियम अच्छे से याद करने हैं। और एक बार पुनः मैं आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपकी ये होली कलरमयी रहे, रंगमयी रहे, आपको अपने आपका मनोवांछित आपको फल प्राप्त हो और आप अपने जीवन में हमेशा उन्नति करते रहे, ये मेरी आपसे आशा है, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।